अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर DSM-5 के क्राइटेरिया के मुताबिक क्या कहता है, क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम ऑटिज़म स्पेक्ट्रम को डायग्नोस कर सकते हैं और क्या पॉइंट्स इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं डायग्नोसिस से विद अदर इश्यूज़, अदर न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज़। और इसके अलावा क्या थेरेपी या क्या गाइडेंस प्लान हम पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो आज हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू DSM-5, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिले इशू है, न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है बच्चों का, और फिर ये विद एज साथ साथ ऑनसेट होता जाता है। इसमें दो कैटेगरीज़ में बेसिकली डिवाइड किया गया है, जिसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं जो हम बाद में देखते हैं। सो मेन ए कैटेगरी इज़ सोशल इंटरेक्शन डेफिशिएंसी। बच्चों में क्राइटेरिया में देखते हैं कि सोशल इंटरेक्शन में, सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल लैंग्वेज में, वर्बल और नॉन वर्बल जिसमें आ जाती हैं, दोनों कम्युनिकेशन वेज आ जाते हैं। उसमें बच्चे किधर लैक करें, किधर क्या करें, कहाँ पे डेफिसिट है उनमें, ये सारी बातें इसमें आती हैं। और बी कैटेगरी में इसमें आती है रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़। सो अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसका स्टार्ट करते हैं। ए पॉइंट कहता है कि परसिस्टेंट डेफिशिट इन सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को सोशल इंटरेक्शन जो है, कम्युनिकेशन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो है किसी भी किस्म की किसी के साथ अपने पीयर ग्रुप में कन्वर्सेशन स्टार्ट करने की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंड पॉइंट इसका कहता है डेफिसिट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल में जो अगर नॉन वर्बल देखें तो उसमें भी प्रॉब्लम और वर्बल लैंग्वेज में भी प्रॉब्लम आती है। वो इन इस तरह के क्राइटेरिया में पुअर होते हैं। डेफिसिट इन अंडरस्टैंडिंग गेस्चर्स समझने में प्रॉब्लम होती है, किसी के इशारे, किसी की मुंह की बात जो वो हम जैसे अपने कम्युनिकेशन कर लेते हैं गेस्चर्स के साथ, नॉन वर्बली कर लेते हैं, वर्बली कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को इस तरह की जो ऐसे बच्चों का एरिया ऑफ वर्किंग होता है, ये थोड़ा डेफिसिट जा रहा होता है, लैक कर रहे होते हैं वो इसमें। नंबर थर्ड पॉइंट कहता है डेफिसिट इन डेवलपिंग, मेंटेनिंग, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स को उन्होंने डेवलप करने में और कंटिन्यू करने में और उनको बढ़ाने में इन्हें प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिफ़िकल्टी इन शेयरिंग प्लेस, अपने प्लेस शेयरिंग करने में इनको डिफ़िकल्टी आती है। मेकिंग फ्रेंड्स में बहुत डिफ़िकल्टी आती है, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, और इसमें इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर इन्हें किसी से बात करनी पड़ जाए तो इनके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं जो उस वक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर इसके साथ एब्सेंस इन पीयर्स, कम्युनिकेशन जो है वो इनमें पीयर्स ग्रुप में अगर इनको भेजें तो उसमें इनकी जो कम्युनिकेशन है वो एब्सेंट हो जाएगी। सो दिस वाज द पॉइंट ए ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब इसका बी जो पॉइंट कहता है, बी इसी तरह अब अकॉर्डिंग टू DSM-5 इसका क्राइटेरिया बी है, जिसमें हम कुछ सब पॉइंट्स आते हैं जो कि कहता है कि रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ हमें उन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें से 2 उन्होंने कहा है कि आपने देखने हैं कि 2 में अगर बच्चा प्रॉब्लमेटिक है, अगर डेफिसिट है, लैक कर रहा है, या इस तरह के बिहेवियर उसके रिपीटेटिव हो रहे हैं, बार बार कर रहा है, तो वो फिर इस कैटेगरी को भी फुलफ़िल करेगा, फॉल करेगा इस कैटेगरी में। जिसमें सबसे पहले वो कहते हैं स्टीरियोटाइप्ड और रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट, यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच। सेटल करना लग पड़ेगा, बार बार किसी चीज़ को सेट करने लग पड़ेगा, बार बार किसी चीज़ की ऑब्जेक्ट्स के बारे में बहुत इस तरह का होगा कि ये सेट रहें, बहुत सेट करेगा उसको, बहुत अरेंज करेगा, इस तरह के बिहेवियर्स करेगा। लाइनिंग अप टॉयज़ को लाइनिंग अप करेगा, फ्लिपिंग ऑब्जेक्ट्स करेगा। ओके, सो बी कैटेगरी के फर्स्ट पॉइंट को हमने कर लिया। अब इन शॉर्ट 4 पॉइंट्स को मैं डिस्कस करती हूँ कि सबसे पहले इसमें कहते हैं रिपीटेटिव पैटर्न, सेमनेस, सेकंड इज़ सेमनेस एंड इनफ्लेक्सिबल हो जाता है बच्चा। थर्ड इज़ उसका फोकस लेस हो जाता है और इंटरेस्ट जो है वो लेस हो जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में और लोगों में। और फोर्थ जो है वो हाइपर रिएक्टिव टू सम थिंग्स हो जाता है, कुछ चीज़ें, कुछ वॉइसेस, कुछ साउंड्स, कुछ स्मेल्स, इस तरह की चीज़ों में वो हाइपर रिएक्टिव और अनयूजुअल इंटरेस्ट शो करता है वो।
अब अगर इनमें से 2 ऑफ द फॉलोइंग जो है वो फुलफ़िल हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो बच्चा है, जो हमारे पास बच्चा आया है, वो बी कैटेगरी को भी फुलफ़िल कर रहा है। अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल। ओके, अब अकॉर्डिंग टू DSM-5 सी क्राइटेरिया इसका एक बना हुआ है जो कहता है कि सिम्टम्स इन अर्ली डेवलपमेंट पीरियड बट सिम्टम्स इन अर्ली डेवलपमेंट पीरियड नॉट फुली मैनिफेस्टेड। सिर्फ सिम्टम्स होते हैं अर्ली डेवलपमेंट पीरियड में, बट फुली मैनिफेस्ट नहीं हुए होते, दिख नहीं रहे होते, एक्सप्रेस नहीं हो रहे होते अनटिल उस बच्चे का सोशल इंटरेक्शन या डिमांड्स जो हैं, सोशल बिहेवियर डिमांड, सोशल इंटरेक्शन डिमांड, कम्युनिकेशन डिमांड, ऑन डिमांड बिहेवियर जब तक स्टार्ट नहीं होते, तो तब तक वो सिम्टम्स में रहता है। फिर इसको हम ठीक करने के लिए क्या करते हैं, मास्क बाय लर्निंग स्ट्रेटजीज़ इन लेटर लाइफ में इसकी मास्किंग किस तरह हुई होती है, लर्निंग स्ट्रेटजीज सीख के। नाउ दी क्राइटेरिया सेज के अकॉर्डिंग टू DSM-5 सी क्राइटेरिया सेज के सिम्टम्स जो हैं वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट और इम्पेयरमेंट शो करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में, जैसे किसी कोई भी बिहेवियर जो रिपीटेटिव बिहेवियर है, उस तरह का ऑक्यूपेशनल वर्क कोई उनका डिमांडेड है, तो वो क्लिनिकली उसमें इम्पेयरमेंट पाई जाती है बच्चे में। इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ करंट फंक्शनिंग के लेवल पे हमने देखना है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता जाएगा तो उसका फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम हमने फिर देखना शुरू कर देना है अपने बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन के ज़रिए बच्चे को, कि वो इन जो पॉइंट्स पे है वो किस तरह जा रहा है, क्या हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं या ये कोई उसका और इशू है। सो इस तरह ही इसका बी पॉइंट भी कवर हो गया कि नॉट एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ग्लोबल डेवलपमेंट डिले। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को अकर भी कर सकते हैं, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू DSM-5। अब इसकी थेरेपी पे आ जाते हैं और इसकी कुछ डिटेल्स पे आ जाते हैं। क्या जो गाइडलाइन है वो पेरेंट्स को मिल सकती है और क्या गाइडलाइन है वो बच्चों को मिल सकती है, छोटे बच्चों को, कि उन्होंने किस तरह चलना है, तो उस पर बात करते हैं। बहुत सारे जो इस चीज़ पे रिसर्च करे हैं, दे से कि इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, इट्स ये जो इस तरह जो चाइल्ड होते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। ये कोई किसी किस्म का डिसऑर्डर में डायग्नोस नहीं होना चाहिए, कोई कैटेगरी में इसको डिसऑर्डर या प्रॉब्लम, इसको हम प्रॉब्लम कह सकते हैं पर इसको हम डिसऑर्डर नहीं कह सकते। सो इस पे काम अभी हो रहा है, अभी ये DSM-5 में है, सो इट्स अ डिसऑर्डर, बट हमें इसको डिफरेंट चाइल्ड कहना चाहिए ताकि हम उनकी लर्निंग जो है वो पॉजिटिव शेपिंग के थ्रू करा सकते हैं, उन बच्चों में पॉजिटिविटी ज़्यादा रहे, ना कि वो डायग्नोस होकर एक सेपरेट फॉर्म में, एक सेपरेट वर्ड में चले जाएं और डायग्नोसिस के ज़रिए उनमें उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी जो मोटिवेशन है वो लैक कर जाए, लो हो जाए। तो इसलिए इसको प्रॉब्लम कह के इसकी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ पे वर्क करना है। पाकिस्तान में ऑटिस्टिक चाइल्ड को अगर देखा जाए तो गाइडलाइन भी मिलती है और कुछ हद तक मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो सम मेडिसिन्स भी यूज़ होती है और कुछ इनको जो है वो बूस्टर्स मिलते हैं मेडिसिन्स के, जो इनके बहुत काम आते हैं। अब थेरेपी देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डे टू डे बेसिस पे ऑन हाइपर बिहेवियर डोंट बी एंग्री ऑन देम, इन पे गुस्सा नहीं करना ज़्यादा, इनको हर वक्त रोकते टोकते नहीं रहना ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड के साथ, और इसको अपना काम में मगन रहने देना है। इसकी जो लगन और मगन है, लगन जो ये इसके काम में है उसको ब्रेक नहीं करना, इसकी कंसंट्रेशन और फोकस को ब्रेक नहीं करना, बल्कि इसको पॉजिटिवली बहुत डील करना है, रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा करनी है टुवर्ड्स द पॉजिटिव थिंग्स। सेकेंडली, अगर वो कोई बच्चा ज़िद कर रहा है और उस ज़िद का कोई नुकसान नहीं है, तो वो ज़िद इसकी अगर है तो वो पूरी कर दें और उससे उसको अगर हैप्पीनेस मिलेगी, इनको कोशिश करनी है कि ज़्यादा हैप्पीनेस के क्राइटेरिया में रखें, ना कि इनको सैडनेस और एग्रेशन और एंगर की तरफ ये बढ़ें, ताकि वो तब बढ़ता है जब आप इनको रोकेंगे, तब इनमें ये बढ़ेगा। तो इनकी जो है वो हैप्पीनेस का जो है वो इनकी ज़िद या इनकी कोई डिमांड या उनकी कोई चीज़ या इनको खुद से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते रहना। तो थर्ड पॉइंट इसमें आता है, डू नॉट गिव स्वीट्स एंड इन बिग अमाउंट्स, इनको ज़्यादा मीठा नहीं देना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत हाइपर होते हैं, बहुत इनमें एनर्जी बहुत होती है, इनके अंदर एनर्जी बहुत होती है कुछ कर दिखाने की, और अगर ऐसे बच्चे को सही प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो ज़रूर कुछ करके दिखाते हैं लाइफ में। एंड नंबर 4 इज़ इनकी फ़ाइबर इनटेक ज़्यादा होनी चाहिए जैसे जैसे ये बड़े होते जाएँ। और नंबर 5
इन नंबर 5 पॉइंट इज़ मेक देम टायर्ड। इनको एक्सरसाइज कोई रनिंग, कोई जॉगिंग, फाइटिंग, इस तरह की गेम्स इनके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होती है, क्योंकि इनसे ये थकते हैं, और जब ये थकते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छी बात होती है। ऐसी एक्टिविटीज़ इनके लिए घर में बनानी है और स्कूल में बनानी है, बाहर बनानी है, जिससे इनकी जो है वो गेमिंग बहुत ज़्यादा होती जाए, जो आउटडोर गेम्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती जाएँ, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बहुत अच्छा खेलते रहें, इनकी एनर्जी यूटिलाइज़ हो, पॉजिटिवली यूटिलाइज़ हो। नंबर 6 पॉइंट है सेंटर टू इन्जॉय। इनके अंदर कोशिश करनी है लर्निंग, इन्जॉयमेंट एंड प्लेइंग बहुत ज़्यादा रहे। फारिग मत इनको बैठने दें, क्योंकि इनका फिर जो पॉजिटिव ब्रेन, जो हाईली इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं इनमें, वो फिर नेगेटिव की तरफ चला जाता है। सोशल इंटरेक्शन इनका इंक्रीज़ कराना है। अगर इनका सोशल इंटरेक्शन डिक्रीज़ होगा तो इनके अंदर जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी और बहुत एग्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दो कैटेगरीज़ में फॉल करता है, एक में लेस सिवियरिटी आती है और एक में हाई सिवियरिटी आती है। लेस में इम्प्रूवमेंट, लर्निंग, प्ले एक्टिविटीज़ सेंटर्स, डिफरेंट सेंटर्स भी बने हुए हैं जो ज्वाइन करवा सकते हैं, और उससे बच्चा बहुत पॉजिटिव रहता है और बहुत कुछ लर्न करता है और वर्किंग रहता है, फंक्शनल रहता है। जबकि जो हाई है उसमें कांस्टेंट मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, और वो देनी चाहिए उसको। हॉस्पिटल्स के बार बार आपको फिर मेडिकेशन और थेरेपीज़ और इस तरह फिर आपको फिर ज़्यादा चेकअप करवाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ इनको गिव प्रोफेशनल टीचर इनका एक होना चाहिए जो कि इनको लव के साथ चलाए, और इसके अलावा पेरेंट्स के साथ उनका फुल कनेक्शन होना चाहिए, ताकि पेरेंट टीचर मीटिंग्स बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ताकि ऐसे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा फंक्शन कर सकें, अपने जो एक्सप्रेसिव रहें विद द प्रोफेशनल टीचर। इनकी जो सारी बातें हैं वो इनके प्रोफेशनल टीचर को और इनके पेरेंट्स को और इनके लव्ड वंस को, जो भी इनको डील कर रहे हैं, उनको पता होनी चाहिए। और मेक गोल्स एंड वर्क, इनके शॉर्ट गोल्स, लॉन्ग गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स बहुत बनाने चाहिए इनको। बहुत एक्टिविटीज़ में, पिछला पॉइंट भी इससे रिलेटेड था कि एक्टिविटीज़ में इनके गोल्स बना के इनको बिज़ी रखें। यूज़ डू लैंग्वेज, इनके साथ डू, हर बच्चे के साथ वैसे तो डू लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए, बजाय कि हम उसको कहें नो या नहीं या ना, अनलेस वो बहुत ज़रूरी है तो डू लैंग्वेज यूज़ करनी है। जैसे हम किसी को कह रहे हैं डू यू लाइक टू स्टॉप इट, अगर कोई ऐसा बिहेवियर है जो हमने अनलर्न करवाना है या हमने स्टॉप करवाना है, तो हम उसे बच्चे को कहेंगे डू यू लाइक टू स्टॉप इट, अदर देन हम उसे कहें डोंट डू इट या स्टॉप इट। इस तरह नहीं कहना, बल्कि कहना है डू यू लाइक टू स्टॉप इट। ये उसका एक पॉजिटिवली, फिर वो आपसे कन्वर्सेशन में आ जाएगा, और जब ये कन्वर्सेशन में आ जाएंगे तो इनके अंदर जो है वो एग्रेशन कम होगा, और एग्रेशन कम रख। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कि इनकी कामिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। इनके मॉडलिंग और शेपिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बहुत पॉजिटिव टीचर्स और बहुत काम टीचर्स इनको डील करें, ना कि वो टीचर्स जो खुद बहुत हाइपर एक्टिव हैं या जो जिनको कंट्रोलिंग नहीं आती, ऐसे टीचर्स को इनको डील ना करवाया जाए, बल्कि बहुत काम और पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने वाली टीचर्स इनके हो, बहुत अच्छे बिहेवियर वाली। इसके अलावा इनकी म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छी है, प्लेइंग थेरेपी बहुत अच्छी है इनके लिए, और वाटर जो हर बच्चे के लिए, नॉर्मल बच्चा और जो स्पेशल चाइल्ड है, हर बच्चे के लिए जो अच्छी एक्टिविटीज़ हैं वो इनके लिए भी बहुत अच्छी हैं, वो इनको ज़रूर करानी है। बेशक नॉर्मल बच्चा उनके बगैर भी रह जाता है, पर इनको उसमें आपने ज़रूर इंगेज करवाना है। थैंक यू वेरी मच।